सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। होते हैं बैकवर्ड का सिर्फ नाम का इस्तेमाल करते हैं आप, पर उनके लिए या तो गिने चुने स्थान के कार्यक्रम होते हैं या कार्यक्रम ना के बराबर होते हैं। तो ये भेदभाव उनके साथ क्यों है, अगर है तो फिर उनका नाम क्यों लेते हैं? मैं जनता को धन्यवाद करता हूँ। जनता का ये सवाल आया है और जनता से अपील करता हूँ कि आप हमें जनरल समाज में, ओबीसी समाज में बुलाइए। जब आप बुलाते हैं निश्चित तौर पे हम आपके पास आएंगे, आपको समझ लेंगे। देखिए ऐसा है महोदय जी, जो ये यहाँ की व्यवस्थाएं हैं भारत के अंदर, सबसे ज्यादा क्राइम किस जाति पर होता है? एससी और एसटी पर होता है। सबसे ज्यादा क्राइम किस पे होता है? महिलाओं पे हो रहा है। सर पहले मुझे समझिए, वही सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है, आपने कहा हमारे मरीज होंगे वही तो हमारे कार्यक्रम, वो मरीज है। मैं कार्यक्रमों की बात करता हूँ और जहाँ तक हम जाते हैं हम पीड़ित के पास जाते हैं। जो पीड़ित होगा हम उसकी जाति नहीं देखते, हम उसके पास जाते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ित दलित हो रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ित अनुसूचित जाति का, एससी एसटी का आदमी हो रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ित हमारी महिलाएं, और महिलाएं भी कोई जाति नहीं। हमने कभी नहीं देखा कि कौन किस जाति का, महिलाओं को देखना ही नहीं। लेकिन जब भी कोई पीड़ित होता है, अभी बलिया की घटना है और राजभर समाज के एक लड़के को नंगा करके पीटा गया, वहां हम लोग जाए काम करे, हमने अपनी टीम को लगाया। तो लगातार जहाँ क्राइम होगा वहां जाएंगे। लेकिन ये भी आप देखें ना, आप देखें ना कि अत्याचार, क्राइम, लूटपाट, उसके घर दरबार को लूटा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, समाज में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। किसको रोका जा रहा है? एससी और एसटी को। तो ज्यादातर हम दिखाई देते हैं ओबीसी के व्यक्ति और जनरल के व्यक्ति में तो कभी क्राइम हुआ ही, क्राइम करने वाले वही है, क्राइम करने वाले ही वही है। तो इसलिए मैंने आपसे ये बात कही कि निश्चित रूप से ये बात आपकी ठीक है कि हम ज्यादातर वहां दिखाई देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम एससी एसटी में दिखाई बिल्कुल ना दें। मैं ये चाहता हूँ कि हम एससी एसटी में दिखाई ना दें कि मैं उस समाज से और तमाम लोगों से, देश के वासियों से, उत्तर प्रदेश की सत्ता, सरकार, हुकूमत और हमारे एससी एसटी ओबीसी जनरल के तमाम भाइयों से मेरी अपील है, आप जोड़ करके समता सेंटर का निवेदन है कि आप क्राइम करना बंद कर दें, आप अत्याचार करना बंद कर दें। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे उनके पास, सबसे हम समानता का भाव रखते हैं। हम तो केवल उन्हीं चीजों पर, जब पुलिस कहीं जाती है तो वही जाती है जहाँ क्राइम होगा। और बाबा साहब ने हमें क्राइम को रोकने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए हमें दिया है, ये वर्दी पहनाई है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि जो आप लोग कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम लगाते हैं ओबीसी समाज के, आप उसमें हमें बुलाइए, हम जाएंगे, और बिना बुलाए के हम जाते हैं। अभी 26 जून को कार्यक्रम होने वाला है, ये ओबीसी समाज का छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ओबीसी समाज में उपस्थित होकर मनाते हैं। ललित सिंह यादव जी की जयंती है, कितनी बार आप कह रहे हैं, मैं हर वर्ष हम ललित सिंह यादव जी की जयंती मनाते हैं, यादव जी जाके मनाते हैं, फूले जी की जयंती है, साहू जी की जयंती है, हमारी समाज, सैनिक समाज, तो हम सावित्रीबाई फुले के नाम से मनाते हैं, माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, उनके जन्म दिवस पर। मैं यही कहना हूँ कि आप सिर्फ मनाते हो, कहते हो, जमीन पे नहीं दिखते हो, ग्राउंड ही तो सवाल है। श्री मान जी के रिपोर्टर हमें दिखाएगा नहीं तो कैसे दिखेंगे? मेरे उसका कारण और भी है, उनके डॉक्टर अभी और भी है, समाजवादी नेता के पास भी चले जाते हैं, शायद वहाँ पर मिल जाए, हमारे पास वो आते ही नहीं, वो पीड़ित है, नहीं कैसी बात नहीं, उनको आशा पूछे जाना है, इसीलिए उनके पास जाते हैं। भाई दुकानदार को सौदा कर तो वहाँ जाएगा, इस दुकान से सस्ता मिल जाएगा, उनका सस्ता मिल जाता है। मैं चलिए माना कि आपका बिल्कुल सही है, आप कह रहे हो उनके पास जाते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई बात है तो आप समाज के लिए काम करो, तो आप ये बोलो ना कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ, बोलते हैं, लेकिन वो लड़ाई तभी लड़ेंगे जब वो भी खड़ा रहेगा। अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक लड़ाई हम लोगों ने वो जो लोग लड़े वहां पर वही नहीं खड़े रह पाए, हम बीच में मतलब इन्हें वो होना पड़ा। देखिए आपका सवाल जो है मैं उसका जवाब स्पष्ट करता हूँ कम शब्दों में। जहाँ क्राइम होगा, घटना होगी, वो व्यक्ति किसी न किसी को बुलाए। सामाजिक संगठन का मतलब है बिना बुलाए चले जाए, हम बिना बुलाए चले जाते हैं। यदि वो हमारे साथ अपनी लड़ाई को लड़ना ही नहीं चाहता तो जबरदस्ती तो हम उसकी लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हम उसको आश्वस्त करते हैं कि हम आपको हक अधिकार दिलाने के लिए आपके साथ खड़े हैं, परंतु समाज में तो होता है ना,
लोगों के व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टी ही उनका शोषण करने लगती है और राजनीतिक चुनमुल में आ जाते हैं लोग, तो उन लोगों पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने आकाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो वो लोग जब हम उनकी लड़ाई को स्वयं अपने संगठन के हिसाब से या अपनी नीतियों के हिसाब से लड़ते हैं तो अपनी लड़ाई से बैठ हो जाते हैं, वापिस हो जाते हैं, हमारे साथ नहीं। असलियत में ये चीजें भी हमने एक बार नहीं कई बार देखी। ये ओबीसी समाज की, मैं सीतापुर की बात करता हूँ। सीतापुर में एक पासी समाज की बेटी के साथ में गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या करके उसकी आम के पेड़ से काम दिया, मिश्रित। हमको सूचना मिली, मेरे जिलाध्यक्ष ने हमको बताया, मैं पूरी टीम के साथ के साथ मेरी बैठक हुई, बातचीत हुई, भारी पुलिस बल तैनात था। हमने आला अधिकारियों से कहा, उसको न्याय दिलाने के लिए मैंने अपने लेटर हेड पर एसपी को दिया और वहाँ के जो परिवार था उस परिवार के सबके मैंने बयान दिए वो क्या चाहते हैं, तो उनकी चाहती न्याय दिलाना, न्याय। हमने कहा ठीक है, आप हमारे साथ लड़ाई लड़िए और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, केवल आपको हमारे साथ में रहना, लेकिन आप काम वही करेंगे जो हम बताएंगे जैसे। उन्होंने ऐसा न करके वहाँ भाजपा के विधायक से मिले और अपना जो है सेटल कर दिया, अपना कंप्रोमाइज कर दिया। हम कैसे लड़ाई करेंगे? पैसा एक ऐसी चीज है, समाज को लालच करता है, राजनीति की तरफ लोग दौड़ते हैं, तो वो अपनी लड़ाई को ही खुद अपने आप पीछे कर लेते हैं। न्याय चाहते ही नहीं लोग। जहाँ अन्याय होता है वहाँ वास्तव में सामाजिक संगठन न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन जहाँ कंप्रोमाइज सेटअप हो जाता है अन्याय को, वो अन्याय और बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा लोग कर रहे हैं। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ, ऐसे तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि जहाँ पर घटनाएं होती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो परिवार की कोशिश करें कि उनको न्याय मिले, ना कि कंप्रोमाइज। अन्याय के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, हत्या का कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, बलात्कार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, लड़ाई झगड़े का कंप्रोमाइज होता है। बेटी की इज्जत चली गई, उसका क्या कंप्रोमाइज होगा, क्या सेटलमेंट होगा? तो ऐसा लोग कर रहे हैं, संगठन की लड़ाई को जबरदस्ती नहीं लड़ता। मैं अपने सभी देखने वाले दर्शकों से निवेदन भी करता हूँ, जितने लोग मेरे इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी समस्याएं इनके पास लेके आए, जिससे हम ये चीज़ देखें कि कहना और कथनी में वो कितना फर्क है। अगर समस्याएं आती हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी उसका निवारण वो करते हैं, तो ये आईना जो समाज में चल रहा है कि हम एक के हैं, हम एक के हैं, ये आईना साफ हो और जनता तक साफ चेहरा पहुंचे कि नहीं, हम सबके हैं। अब इस सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। 100 साल पुराना समय है, फिर भी आज तक समाज और समाज के लोगों तक आप जमीन तक पहुंच गए। इतना पुराना संगठन, फिर भी वो चीजें और वो मॉरल वैल्यू जो आपकी इतनी अच्छी, बाबा साहब बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी मैनेज करते थे, उतनी नॉलेज थी, लेकिन आज भी संगठन जमीन तक नहीं पहुंच पाया, वो लोग नहीं जोड़ पाए। आजकल तो 20-20 साल में पार्टियां नेशनलाइज हो जाती हैं। आप 100 साल होने के बावजूद अपनी बातों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए, तो ये एक फेलियर है आपका। ये एक समीक्षा का विषय है कि आपके अनुसार ये क्या है? ये हमारा फेलियर नहीं है। समता सैनिक दल 100 सालों से स्थापित है, 101वां वर्ष चल रहा है। 100वीं वर्षगांठ हमने मनाई, बड़ा हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत देश में मनाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब तक जीवित थे, लोगों का रुझान, लोगों का लगाव समता सैनिक दल से बहुत समर्पित भाव से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के पश्चात 1956 के बाद जो लोग समता सैनिक दल में काम कर रहे थे, वो इस कदर टूट गए, उनकी हिम्मत टूट गई, उनका साहस टूट गया, उनके अंदर जो काम करने की क्षमताएं थी वो खत्म हो गई, मर गए। बाबा साहब के जाने के बाद जो जिंदा लोग बचे थे समता सैनिक दल के, वो भी अपने आप में मर गए, उनकी सत्या मर गई। उस दुख में वो रहे। उसके पश्चात समता सैनिक दल को चलाने वाले तमाम साथियों ने अपना योगदान बराबर देते रहे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जो व्यवस्थाएं और जो लगाव बाबा साहब से था, वो लगाव लोगों में, नए लोगों में नहीं था, समाज ने नहीं किया। ये समाज की गलती है, ये समता सैनिक दल का फेलियर नहीं है। लेकिन समता सैनिक दल में जिन लोगों ने अपना जीवन दिया, और आज तक मैं भी जिन लोगों की बदौलत समता सैनिक दल में आया,
आपने जिन लोगों की बदौलत समता सैनिक दल को आपने पूरा जीवन दिया है, लेकिन इनको समता सैनिक दल ही नहीं मिला कहीं, समता सैनिक दल के लोग नहीं मिले कहीं, जहाँ लोग काम कर रहे थे वहाँ लोग जुड़े नहीं। तो ये तमाम चीजें रही है। आज के दौर में मैं भी देख रहा हूँ, 10 साल हो गए, मैं लगातार मेहनत करता हूँ, लगातार काम करता हूँ। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मंडल लखनऊ का, और यहाँ लगभग मुझे लगता है हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बराबर काम किया है, तो हर जिलों में हम गए हैं, लेकिन लोग राजनीति की तरफ ज्यादा झुकाव उसका हमें लगाव है और सामाजिकता की तरफ ज्यादा है। आज का जो युवा है, जो हम देख रहे हैं, आज का जो युवा है उसमें सामाजिक तंत्र को मजबूत करने का चिंतन और इच्छा नहीं है, उसमें इच्छा ही नहीं जा रही है। हम जगाने का भी प्रयास करते हैं, वो सिर्फ राजनीति की टोपी पहनना चाहता है, उसको विधायक, सांसद, MP, MLA, प्रधान, सभापति, सभासद, जिला पंचायत, जिला सदस्य ही बनना चाहता है। आपने भी कहा, और ये महापुरुषों ने कहा, और महापुरुष ने इसको पूरा इतिहास बताया और संविधान भी करता है। ये प्राइमरी स्कूल होता है समाज में, ये बेस है, जिसकी नींव मजबूत नहीं हो सकती वो कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग बराबर इनका काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक जी और मेरे सामाजिक गुरु माननीय मेघ सिंह गौतम जी, आज के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय टेक सिंह गौतम जी, इनको 40-50 साल हो गए संगठन में काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो घर में बैठे, वो लगातार उन्होंने पूरे भारत में काम किया है, लेकिन समर्पित लोगों की संख्या कम है। हमारे यहाँ कोई लालच तो है नहीं, हम किसी को तनख्वाह तो दे नहीं पाते, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं हमको दान देता है, तो समता सैनिक दल दिखेगा। तो हम अपने पैसे से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने तन मन धन के समर्पण से जहाँ तक दौड़ सकते हैं दौड़ते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2016 में मैंने एक गाड़ी खरीदी, इयोन, छोटा सा 4 व्हीलर खरीदा। 2016 से और आज तक मैंने उसको 1,65,000 किलोमीटर चला दिया। समाज का कोई व्यक्ति बता दे, कोई भी दार्मिक बता दे बहुजन समाज का, कि उन्होंने 4 व्हीलर को चलाने के लिए कभी 2,000 का पेट्रोल डलवाया। इसमें सब कुछ, जितना पैसा, जितना तेल, जितना खर्च, जितना पसीना खून बहता है, वो सिर्फ हमारा रहता है। तो महोदय जी, हम अपनी क्षमताओं के अनुसार बहुत काम करते हैं, और ऐसा नहीं मैं अकेला काम करता हूँ, ये तमाम लोग काम करने वाले हैं। डॉक्टर साहब पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं, वो तमाम समता सैनिक दल के हमारे साथ जुड़े हुए सिपाही हैं, हमारे सैनिक हैं, सैनिकाएं हैं, वो लगातार सब काम करते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं के अनुसार। इस देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए 2 चीजों की मुख्य आवश्यकता है। प्रथम तो पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, जिसके बाद धन नहीं वो संगठन या परिवार में भी खत्म होता है। दूसरा होती है पिलर, होती है मीडिया। मीडिया ही प्रचारित करती है, मीडिया ही दिखाती है, जिसको दिखाएगी वो दिखेगा, जिसको नहीं दिखाएगी वो नहीं दिखेगा। मीडिया तो ऐसा भी काम कर देती है, घर में संगठन चल रहे हैं, घर से बाहर कभी गए नहीं, लेकिन वो पूरे देश में प्रचारित हो रहे हैं, ऐसे भी संगठन है। लेकिन ये तो नेशनलाइज इंटरनेशनल संगठन है, बाबा साहब द्वारा स्थापित है, लगातार 100 वर्षों से अपना काम कर रहा है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें समता सैनिक दल के वॉलंटियर ना, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है हमारे पास इस देश के अंदर जहाँ समता सैनिक दल की पदाधिकारी और कार्यकर्ता ना हो, सैनिक सैनिकाएं ना हो। मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर में जाकर देखिए, नागपुर के मेले में आप कितने लाख कमांडर मिलेंगे, कितने लाखों महिलाएं मिलेगी। हमारे दिल्ली में आइए, आपका स्वागत है, जब हमारा स्थापना दिवस होता है 24 सितंबर को, वहाँ पर। तो ये 2 चीजें समता सैनिक दल में नहीं। आज तक समता सैनिक दल को ना तो कोई आर्थिक मदद करता है, और समता सैनिक दल को कोई मीडिया दिखाती भी नहीं। एक सेकंड, आपका जवाब देना मैं दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप दिखाई दिए, दिखाई सही है, बैंकों में दिखाई देते होंगे, हमारी मीटिंगें कब दिखाई देती होंगी, कि हमारी विचारधारा की इतनी ज़्यादा जीत हुई है कि जो जातियाँ पिछड़ों में कतई क्यों नहीं रहती थी, जैसे मिसाल उन्होंने समता, आप सुनिए मेरी, मैं कह रहा हूँ कि जिनके अंदर जूनी रहती थी समता की, और यादव कुर्मी ही केवल बैकवर्ड का नेतृत्व करते थे, आज वो छुटपुट जातियां भी समता की आवाज के लिए खड़ी होने लगी हैं, अपनी अपनी पार्टियां बना ली है। राजभर का नाम तो मैंने अभी सुना, उसकी भी पार्टी बन गई, निषाद की भी पार्टी बन गई। इसका मतलब ये है कि समता पाने के लिए कुछ खड़े हुए, ये बाबा साहब के
समता भावना की जीत है, संख्या में मत जाइए। इतनी बड़ी जीत हो रही है कि हमारी विचारधारा को आगे बढ़ रही है, हर जातीय समता के लिए खड़ी हो रही है। ये क्या समता से की ताकत नहीं है? वही मतलब कुछ भी हो रहा वो सब नहीं, आप देखिए, नहीं किससे हुआ? उनके अंदर ये भाव पैदा हो गई, हम भी यादवों के बराबर ताकत लेंगे, हम भी यादवों के बराबर हैसियत लेंगे, है ना? ये हैसियत निषाद में भी आई, ये राजभर में भी आई। ये क्या, ये समता का भाव किसकी है? ये इनका दर्शन और इनका समता सैनिक दल के संघर्ष का ही परिणाम है कि सबको समान करना है। ये समान करना किसका सिद्धांत है? ठीक है, देखिए जो आप पूछ रहे हैं और ये सवाल, इसका जवाब समाज को ही जा रहा है। मैं समाज से और आपके चैनल से भी ये अपील करूं। समता सैनिक दल अपनी शाखाएं चल रहा है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे शाखा आरंभ होती है, 2 घंटे की शाखा होती है, प्रतिदिन शाखा होती है, हर जिला कार्यालयों की शाखाएं होती है। समता सैनिक दल को मजबूत करने के लिए समाज में जो विचार है, जो बाबा साहब का विचार है, लोग बाबा साहब से कि जय भीम से तो जुड़ते हैं, जय भीम तक सीमित है, लोग जय भीम कह के अम्बेडकरवादी बन जाते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो मूल है, जो मूल संगठन है समता सैनिक दल, उससे जुड़ाव होना उनका उतना ही जरूरी है जितना जरूरी वो अपने परिवार से। क्योंकि यदि आपके पास सुरक्षा नहीं है तो आपका परिवार बिल्कुल आगे सुरक्षित नहीं हो पाएगा और लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। हमने ये विचार गाँव-गाँव जाकर के, शाखाओं में जब कोई आता नहीं तो मैं गाँव-गाँव जाता हूँ, हम टीम को गाँव-गाँव लगाते हैं और प्रचार करते हैं। हर गांव में जाते हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें तो जाते ही जाते हैं, इसके अलावा अपनी शाखाओं को भी लगाने का काम करते हैं। तो मैं तमाम उन साथियों से जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ आप कि आप समता सैनिक दल का सदस्य बने। सिर्फ 20 रुपये की मात्र एक रसीद से आप समता सैनिक दल के सदस्य बनते हैं, पूरे भारत के सदस्य बनते हैं और आजीवन सदस्य बनते हैं। उसकी निःशुल्क आपको सुरक्षा देना, निःशुल्क आपकी लड़ाई लड़ना, निःशुल्क आपके हक अधिकारों को दिलवाना, निःशुल्क आपके बच्चों, आपके परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, निःशुल्क पूरे भारत में यदि आप कहीं जाते हैं तो वहां पर आपके ठहरने की व्यवस्था, निःशुल्क आपके गले में यदि समता सैनिक दल का आई कार्ड है, आप पूरे भारत में कहीं भी जाइए, आपको वहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और ठहरने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। तो मैं तमाम आप साथियों से अपील करता हूं कि आप अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, हक अधिकार अपने बचाने के लिए आप समता सैनिक दल का सिपाही बने, उसके सदस्य बने और हमें सेवा का अवसर दे कि हम आपकी समस्या में, आपके दुख में आपके साथ खड़े हो सके। मैं लगातार प्रचार करता हूँ अपने फेसबुक समता सैनिक दल भारत से, मैं लगातार आप लोगों तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ, समता सैनिक दल भारत के चैनल से मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ और मैं मीडिया को भी अपील करता हूँ कि कम से कम आप यदि अम्बेडकरवादी है, यदि आप बाबा साहब की बात को फैलाने वाले हैं तो भाई समता सैनिक दल के नाम को भी थोड़ा आगे बढ़ाते रहिए, इसका प्रचार करते रहिए। हमें जितनी क्षमताएं हैं और हम क्षमताओं के अनुसार दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं। आप देख लीजिए ना प्रदेश कार्यालय का जहाँ बैठे, प्रदेश कार्यालय बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग 90% बन गया है। मैं 2 साल से अपील कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों में आस्था रखता है, जो अम्बेडकरवादी है, कम से कम समता सैनिक दल प्रदेश कार्यालय बन रहा है, इसमें कुछ डालकर कुछ व्यवस्था। 2 सवाल। पहले आपने कहा कि लोग इस वजह से नहीं जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित है, उनको राजनीति में जाना पसंद। फिर आपने कहा कि हमसे लोग बहुत जुड़ रहे हैं, तो सही जवाब क्या है? नहीं, सही जवाब नहीं है। मैं हाँ जुड़ रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं। जुड़ने की कमी में मैंने कभी कहा आपको, आप जाइए लाखों की संख्या में समता सैनिक दल को एक साथ में मुझे उतना आदमी नहीं जुड़ रहा है जितना जुड़ना होना चाहिए। आपने अभी कहा 100 वर्ष का संगठन, तो 100 वर्ष का संगठन है तो 100 और जो आज 7 साल का संगठन है, 2 साल का संगठन है। आपने अभी कहा आदमी पार्टी बनती है और नेशनलाइज पार्टी हो जाती है, बहुत जल्दी कम से कम हो जाती है। तो ये क्या करना है? इसका कारण ये है कि लोग राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और सामाजिक तंत्र में, सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका कम। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ जनता से। समीक्षा का विषय है कि नहीं? समीक्षा का विषय है, हम समीक्षा करते हैं। हमने समीक्षा की है, कई बार बैठकें की है, कई बार लोगों को संबोधित किया है और जागरूकता अभियान चलाया, चलो गाँव की ओर। हम चलो गाँव की ओर का जो कार्यक्रम है हमारा 5 साल से चल रहा है लगातार और इसलिए जागरूक करने के लिए जाते हैं कि राजनीति को आपकी 5 साल सेवा करेगी,
किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़िए, वो केवल जब तक सत्ता में है तब तक आपकी सेवा करेगा, लेकिन सामाजिक संगठन आपकी आजीवन सुरक्षा करेगा, आजीवन सेवा करेगा। मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ, मेरे सवालों में दो जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरा जवाब ये तो मैं कहूँगा ही, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ कोई था ही नहीं समता सेंटर में। लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा जिला, कोई जिला खाली नहीं है। हमने हर जिले को भर दिया, हर जिले के जिलाध्यक्ष है, हर जिले में हमारे सैकड़ों कमांडर है कम से कम। तो इतना हमने कर दिया जहाँ जिलो होता था, तो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन जागरूकता की अभी भी कमी है और लोग जिस तरफ दौड़ रहे हैं वो गलत रास्ता। अब अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जनता का एक और सवाल है, और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपको हिंदू धर्म से खतरा डरते हैं। ये हालांकि ये व्यंग्य सवाल है, मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन सवाल आया है कि जनता को ऐसा लगता है कि आप, जैसे कि आप अम्बेडकर विचारधारा है, गौतम बुद्ध की विचारधारा फॉलो करते हो, आपके हिंदू धर्म से आपको जवाब दे रहा हूँ। पहली बात, आपने हिंदू धर्म ही नहीं है, ये तो भागवत जी कह रहे हैं कि ये जीवन शैली है। आपको नहीं मान रहे हैं, आप तो सवाल जो है पता नहीं जो है कहाँ से कर रहे हैं। जनता का सवाल है, जनता का सवाल है। जनता का जब वही नहीं मान रहे कि हिंदू धर्म के पौधा कहे जाते, वो कहते हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये तो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। और वास्तव में आप कोई भी आज तक उठा के देखेंगे का कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, कहीं भी। विवेकानंद के पीरियड से हिंदू शब्द का उल्लेख होना शुरू किया, इसके पहले हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। सनातन धर्म मिलेगा, आर्य धर्म मिलेगा, आर्य समाज मिलेगा, आर्यावर्ते भरतखंडे के पूर्व में भावना पढ़ते समय कहा जाता, एक श्लोक पढ़ा करते हैं, आर्यावर्ते भरतखंडे फलाने देशे ठिकाने, तो मतलब आर्यावर्ते भरतखंडे, हिंदू खंडे को कहीं कहा नहीं गया। तो हिंदू शब्द तो बिल्कुल अरबी शब्द है, ये तो बाहर का दिया हुआ शब्द है। तो सवाल ये डर का है कि जब है नहीं डर, कोई डर भी, कोई खतरा नहीं है। हाँ, देखिए हिंदू अपने को हिंदू कहेंगे तो ऐसा है, मैं जनता के सवालों का धन्यवाद करते हुए उनको जवाब देता हूँ। जनता ने जो सवाल किया ठीक है। पहली बात तो हमारे डॉक्टर साहब नरेंद्र महोदय जी ने बताया हिंदू के धर्म में, और ये डॉक्टर साहब ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तो भाई भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, ये केवल एक जीवन जीने की एक शैली है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। जो लोग एक सिंगरा करते हैं, आप मैं बता वही मैं चल रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, शुरू तो एक शैली है, एक प्रक्रिया, और जो एक शैली, एक प्रक्रिया, एक ऐसा सिद्धांत जो मनुस्मृति के माध्यम से बना, मनुस्मृति के माध्यम से बना, जो समाज को समानता का अधिकार नहीं, जो समाज में महिलाओं को भेदभाव, जो समाज में महिलाओं को पैर की जूती समझ, हम ऐसे धर्म को, ऐसे राष्ट्र को क्यों अपनाएंगे भाई? हम ऐसे राष्ट्र को क्यों अपनाएंगे जो विषमता की बात करता है, जो छुआछूत की बात करता है, जो कहता तो है बाबा साहब ने भारत के संविधान में SC ST OBC जनरल कम्युनिटी को 4 वर्गों में बांट दिया, तो 4 वर्गों के हिसाब से क्यों नहीं चलते भाई आप? तो आप संविधान को क्यों नहीं धर्म मानते हो? सबसे बड़ा धर्म तो संविधान है। ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, ये देश संविधान से चल रहा है, और मैं संवैधानिक दायरे में रहकर काम करता हूँ और संविधान का पालन करता हूँ। मुझे किसी से खतरा नहीं। जब भारत में संविधान लागू है तो मैं छोड़ दूंगा किसी को? हम सबको स्वतंत्रता, थोड़ा दूसरे के लिए मेरा मतलब है, आपने ये कहा है हिंदू धर्म को खतरा है, ये जब भाजपा आती है तभी हिंदू धर्म का खतरा ज्यादा दिखाई देता है, कभी हिंदू खतरे में नहीं जाता, लेकिन जब भाजपा आएगी तो उनके चाहिए धर्म को खतरा दिखाएगा। आपको उनसे क्या दिक्कत है? आपको उनसे क्या खतरा है? अरे किनसे खतरा, किनसे खतरा? हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो आप बता रहे हैं, आपको उनसे क्या दिक्कत? पहली बात तो कहती हिंदू धर्म का कोई धर्म है ही नहीं। नंबर 2 बात, ये खतरा कह के उभारते हैं, ये केवल RSS वाले भाजपाई लोग कहते हैं, हमें तो समझ में आता कभी खतरा नहीं था और ना आज भी खतरा है। ऐसा हमको कोई खतरा नहीं है किसी से। बाबा साहब को मानने वाला और संविधान को मानने वाले को कोई
खतरा नहीं होता, और जो खतरा समझ रहे हैं उनको शायद हमसे खतरा होगा। अम्बेडकरवादियों से खतरा है उनको बाबा साहब की मूर्ति से क्या खतरा है भाई? क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति? भाई जगह जगह तुम सड़कों पे, चौराहों पे गणपति बाबा मोरिया, फलाना देवता मोरिया, फलाने मतलब देवी देवताओं क्या मूर्ति जगह जगह लगा देते हो। बाबा साहब की मूर्ति जब खड़ी होती है तो क्या खतरा है भाई तुमको? क्या परेशानी लगाते हैं? अगर वो लगा रहे हैं तो आप भी लगा रहे हो? नहीं, हम लगाते हैं, हम ऐसे नहीं लगाते, हम ऐसे नहीं लगाते हैं। ये घर, ये समता सैनिक दल का है, समता सैनिक दल का बोर्ड लगेगा ना। ये कार्यालय है, ये जगह समता सैनिक दल की है तो समता सैनिक दल का बोर्ड लगेगा। जो जमीन समता सैनिक दल ने रजिस्टर करा दी तो समता सैनिक दल का बोर्ड लगेगा, नहीं लगेगा वहाँ। जो जमीन बाबा साहब के नाम से रजिस्टर्ड है खतरा खतौनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से दर्ज है, उस जमीन पर भी प्रतिमा नहीं रखने देते। वो बाबा साहब का है भाई, वो बाबा साहब का तो घर है, तो क्या दिक्कत है हम लोगों को? ऐसा भी पाया गया कि गांव में जहाँ पे खाली जमीनें फिजूल या ग्राम समाज की वहाँ महावीर जी बैठे हुए हिंदू धर्म वाले इतनी जमीनें कब्जा की गई है मंदिरों के नाम पर, हिंदुओं ने की है। सड़कों में मध्य बड़ा कहीं भी अम्बेडकर नाम से कहीं भी जमीन नहीं कब्जे की गई है। जो आप कह रहे हैं, ये बात जो आपको पाई गई, आज तक मैं देख रहा हूँ कि शासन और प्रशासन और इस देश की व्यवस्था ऐसी है, मनु विचारधारी तो आप इस देश में रह रहे हो, और ये देश किससे चल रहा है? भारत के संविधान से। और संविधान का निर्माता को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं मान रहे हो, संविधान को मान रहे हो, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से आपको क्या दिक्कत है भाई? देश का जो कानूनी व्यवस्था देने वाला है, जो आपको सुरक्षा देने वाला है, उसकी मूर्ति स्थापित करने से पीड़ा हो रही है। एक सेकंड, जिन जमीनों की आप बात कर रहे हैं कि ऐसी जमीनों पर ये पाया गया, ऐसी जमीनें देवी देवता के लिए खड़ी हो सकती है, ऐसी जमीनें उन धर्मों के लिए खड़ी हो सकती है। क्या दलित समानता की बात करते हैं ना? वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। नहीं, हम नहीं कर रहे ना, हम कर ही नहीं रहे, हम बिल्कुल नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते। जो लोग ऐसा एक उदाहरण ये होगा, जो लोग ऐसा करते हैं वहाँ शासन प्रशासन जाके प्रतिमा हटा देता है। अब मैं तो यहाँ पर कहता हूँ, जो नाम जो भूमि बाबा साहब के नाम से है उस पर भी शासन प्रशासन प्रतिमा रखने की अनुमति नहीं देता है, तो हम कहाँ रख रहे हैं? तमाम मामले आते हैं जब बाबा साहब की प्रतिमा रखी तुरंत उठवा दी जाती है, प्रशासन उठवा देता। लेकिन आप एक मामला बताइए कि किसी देवता की मूर्ति कहीं रखी वो प्रशासन ने जाकर उठवा दिया? एक मामला बताया, ये जनता बताए, एक मामला कोई बता दे किसी भी देवता, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा और बाबा साहब की प्रतिमा से इनका दिल फटा जा रहा है, इनका दिमाग फटा जा रहा है, इनके पेट में दर्द रहता है, इनको बड़ी समस्याएं रहती हैं, तो कौन सी भाई क्या क्या दिक्कत है? और संविधान से जीना, जब आपका सर फोड़ा जाएगा तो थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराओगे, वहां से हक निकालने मिलेगा तो न्यायालय जाएंगे। किससे चलता हो न्याय? भारत के संविधान से चलता है। तो क्यों जाते हो शोषण में? तो फिर उनसे न्याय लेना, वही माथा पर क्यों जाते, वहीं से न्याय लो। अरे भाई, जिसने न्याय प्रणाली की, जिसने भारत का संविधान दिया, उसकी प्रतिमाओं से आपत्ति है? हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम विचारों की पूजा करते हैं। लेकिन ये मैंने अभी बताया ना, ये भवन समता भवन है, तो इस पर लिखा तो जाएगा समता भवन है, इस पर बाबा साहब का हम ये तस्वीर तो लगाएंगे, वैचारिक है, हमारी आंखों में इसकी छवि जाएगी तो दिमाग में जाएगी मेरे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे थे, वो यहाँ आने वाले लोग देखेंगे बाबा साहब कैसे थे, ये तो उनका चित्र है, स्मरणीय चित्र है, उनको स्मरण किया जाता है। और स्मरणीय चित्र की कोई पूजा यहाँ पूजा नहीं होती है, विचारों की पूजा होती है। तो ये समझना समझ सकता है, कराता हूँ, मैं अपील भी करता हूँ चैनल के माध्यम से, और जनता से भी पूरा अपील करता हूँ, जनता ही करवाती है, पुलिस प्रशासन अपने आप नहीं जाता, ये जनता के ही पेट में दर्द होता है कि अम्बेडकर आ गए। अरे जिंदा अम्बेडकर से इतना नहीं डरते थे लोग जितना आज, जब बाबा साहब जिंदा नहीं है, बने हैं, अब उनकी मूर्तियों से डरना है। तो बाबा साहब इसका मतलब जिंदा जब थे उससे भी ज्यादा खतरनाक है लोगों के लिए, क्योंकि बाबा साहब समता की बात करते हैं, मनुवादियों के लिए, मनुवादी व्यवस्था के लिए वो खतरा है, हमेशा रहेंगे। और हमसे भी लोग इसीलिए डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। यदि वे लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं तो वो शायद हमसे ही डरते हैं, हमसे काटते हैं, खड़ाते भी है, ये बात सत्य है, क्योंकि हम इस समता की बात को करने हमारे साथ में जिला बाराबंकी से आए माननीय फकीरलाल मोदी, जो समता सैनिक दल के प्रदेश सचिव हैं, आप फकीरलाल मोदी हैं,
आप जिला बाराबंकी के संरक्षक माननीय राष्ट्रपति हैं बाराबंकी से, हमारे सामने बैठे देवराज जी हैं समता सैनिक दल के जिला कमांडर बाराबंकी, नवनियुक्त नए पद की नियुक्ति भी लेने वाले हैं। हो सकता है कौन सा पद को दिया जाए, उनके बाराबंकी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमारे साथ में जिला बाराबंकी की जिला सचिव है किशोर जी और जिला बाराबंकी के प्रधान महासचिव हैं सनी गोल जी, जो मैं उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों का हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने अपना इंटरव्यू और अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सवाल अध्यक्ष जी आपसे है कि इतना मजबूत और इतना पुराना संगठन, लगभग 100 साल पुराना, इतने सारे कार्यकर्ता, इतनी अच्छी विचारधारा, डॉक्टर साहब की विचारधारा, फिर भी डॉक्टर साहब, बाबा साहब के जाने के बाद संगठन में बिखराव, विभाजन और एक ही संगठन से बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों का जन्म। तो हालांकि आप बता चुके हैं कि पॉलिटिक्स हमसे लेना देना नहीं, लेकिन अगर इतनी अच्छी विचारधारा है, इतने अच्छे मॉरल वैल्यूज हैं या इतनी अच्छी बात है कि एक संगठन जो भाई भाई का संगठन है, आप सब भाई की तरह रहते हो, तो ये कौन सी विचारधारा बीच में ऐसी आ जाती है कि जिससे बिखराव होने लगता है या बिखराव हुआ? जितना अगर आपको जानकारी हो तो आप हमारे दर्शक को उसके बारे में अवश्य बताइए। साधुवाद जानकारी है, स्पष्ट करेंगे। जो परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार को संयोजित करता है और हर परेशानी को परिवार के प्रत्येक सदस्य को लेकर चलने की क्षमता रखता है। लेकिन परिवार को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो परिवार का बिखराव भी चाहते हैं। तो संगठन में बड़ा परिवार, पूरे देश का परिवार, इस देश के परिवार में कुछ लोग विच्छेदित करने के लिए भी पैदा हो जाते हैं, उनके अपने विचार होते हैं। कोई भी संघ और परिवार वो अनुशासन से, जो अनुशासन का पालन नहीं करता है वो उस परिवार का सदस्य भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने उसको जगाते जगाते, समझाते समझाते, अच्छा सब कुछ सुख सुविधाएं व्यवस्थित करते हुए परिवार को बात करवाते, फिर भी वो व्यक्ति, वो बच्चा परिवार के मुखिया की बात को न माने, परिवार में अनुशासनहीनता करे, तो परिवार को तोड़ता। इसलिए ऐसे व्यक्ति जब परिवार पर अनुशासन लागू करता है, शक्ति लागू करता है, तो वो व्यक्ति परिवार से विच्छेदित होता है, अलग होता है। तो ऐसे ही कुछ उनकी भावनाएं के लोग या ऐसे विचारों के जो लोग होते हैं, उनकी अपनी विचारधारा होती है, जो अनुशासन में काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग अलग होकर चले जाते हैं। सब लोग स्वतंत्र है, वो किसी भी तरीके से या किसी भी नाम से अपने संगठन चला सकता है, अपना काम कर सकता है, लेकिन वो सामाजिक नहीं हो सकता है। कुछ लोग अपनी दुकानें चलाते हैं। मैंने अभी बताया समता सैनिक दल रजिस्टर्ड संगठन नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया था। एक संस्था है, सामाजिक संगठन है और भारत की पहली संवैधानिक वर्दीधारी सेना है, जिसका संविधान बताया बाबा साहब ने लिखा। जो बाबा साहब के संविधान लिखे हुए संविधान, बाबा साहब के दिए गए दिशा निर्देशन और उनके अनुशासन का पालन ही नहीं कर सकता, वो समता सैनिक दल का सिपाही नहीं हो सकता। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, लेना देना नहीं। लेकिन समता सैनिक दल जो बाबा साहब, मैंने अभी बताया आपको, इंटरनेशनल चीफ कमांडर बाबा साहब के पोते माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, उनके निर्देशन में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक माननीय वेद सिंह गौतम जी, समता सैनिक दल के मुख्य सचेतक माननीय डॉक्टर के.आर. जोशी जी और समता सैनिक दल के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वेद सिंह गौतम जी, समता सैनिक दल का हेडक्वार्टर राष्ट्रीय मुख्यालय अम्बेडकर भवन रानी राजकोट से संचालित समता सैनिक दल एक ही विचारधारा के साथ समता, समानता और हर किसी को सम्मान देने के लिए अपना संचालन कर रहा है। उसमें कोई भी काम नहीं है, किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है। हम हर स्तर से समता समानता के लिए हर किसी को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि कुछ लोग जो अनुशासनहीनता करेंगे तो उनको संगठन कई बार चेतावनी भी देता है, उसके बावजूद भी वो अनुशासनहीनता करते
संगठनों को निष्कासित भी करता है। वो लोग बाहर जाके क्या करने लगते हैं, किस नाम से अपना काम करने लगे, वो स्वतंत्र है, हमारा उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, किसी भी तरह का कोई उनको जो है स्वतंत्र है। मेरा सिर्फ सीधे एक लाइन का सवाल है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद आपके संगठन में बिखराव पाया गया, तो ये ऐसा क्यों हुआ? अगर इतनी अच्छी विचारधारा थी, इतने अच्छे मॉरल वैल्यूज थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये बिखराव हुआ? बस कितना सस्ता? मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ लोगों का जुड़ाव, वो समर्पित भाव का जुड़ाव। बाबा साहब के जाने के बाद लोगों दुकान चलाने, संगठनों के नाम पे दुकान चलाने का, तो वही तो मैंने स्पष्ट किया है। तो समता सैनिक दल के नाम से या अन्य संगठनों के नाम से जो लोग दुकानें चला रहे हैं, उन पर हमारा कोई रोक नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अनुशासनहीन लोग। तो समता सैनिक दल जो राष्ट्रीय मुख्यालय अम्बेडकर भवन वाले झांसी रोड से संचालित हो रहा है, उसका कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं हुआ है, कोई ऐसा बिखराव नहीं हुआ है। और हम लोगों ने एक नेशनल कार्यक्रम किया, जो संगठन छोटी छोटी टुकड़ियों में चल रहे हैं, चाहे उसके पास 20 कमांडर है या 100 कमांडर है या 1000 कमांडर है। हमने उनका सबका जो है सभी संगठनों का सम्मेलन यहाँ बुलाया दिल्ली में, और वहाँ बुला करके बाबा साहब के पोते माननीय भीमराव अम्बेडकर जी को उसका चीफ बनाया, इंटरनेशनल चीफ। उन्हीं के कंट्रोल में पूरा सबका संगठन चल रहा है, कहीं कोई बिखराव नहीं। विचारों का बिखराव जिसमें आता है, मैंने वही तो स्पष्ट किया, 2 लाइन में मैंने स्पष्ट कर दिया। जो अनुशासनहीनता फैला रहा है, उसको हम अपने संगठन से खंडित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। वो अपने मैदान में जाकर क्या करता है, उसको तो कुछ भी करे, लेकिन कोई बिखराव नहीं, सब एक होता है। अब मेरा एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके संगठन में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण दर्जा देता है, महिला बिल भी है आपके संगठन, आप महिलाओं को अलग स्थान में देखते हैं, तो इतना अच्छा स्थान आपके संगठन में है, जो कि ग्राउंड जीरो में या अन्य संगठनों में ऐसा नहीं देखा गया है, और आपने उस चीज़ को अपने में रखा। इतना देखने के बाद फिर भी आपके जो सामाजिक स्तर जो है हमारे ग्राउंड का, उसमें ये देखा गया है कि महिलाओं के साथ जैसे कि इमरजेंसी जो चीज़ें होती है, जैसे कि शिक्षा, सम्मान, अधिकार, लगभग 100 साल पुराना है, फिर भी आपकी कम्युनिटी में वो चीज़ आज भी, चाहे शिक्षा को बात हो, शिक्षित ज़्यादा नहीं हो पा रहे, सम्मान की बात हो तो महिलाओं को सम्मान घरों में नहीं मिल पा रहा, क्या अधिकार मिल पा रहा है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं, या अगर ऐसी बात है तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा, बार बार आप कहते हैं आपका संगठन, ये हम सबका संगठन है, आपका भी संगठन है, ये मेरा नहीं है सर, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित पूरे भारत का संगठन है, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का संगठन, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ठीक, गिने चुने लोगों का अधिकार नहीं है, तो ये आपका संगठन है। इस संगठन में समता सैनिक दल जो महिलाओं को भागीदारी दी गई है, वो 50% की दी गई, महिला भी वर्ग बनाया गया है, जितने पद हमारे लिए सर्जित है, उतने ही पद महिलाओं के लिए भी सर्जित है। आप जानते हैं कि महिलाओं का समाज में काम करना कितना कठिन है। पहले तो परिवार ये अलग नहीं करता कि अपनी महिला को, अपनी बच्ची को जो है समाज में पहला से। दूसरी समस्या, जो महिला, जो बेटी समाज में निकलती है, उसे मेरे साथ भी जाना पड़ेगा, इनके साथ भी जाना पड़ेगा, इनके साथ भी जाना पड़ेगा। तो समाज में इतनी बुराइयां हैं कि जब वो बेटी साहस करती है, हिम्मत करती है, और समाज में जब जाने लगती है, तो हमारे समाज के लोग उस बेटी पर बहुत सारे लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास आपने पढ़ा होगा, उसको देखिए, कितने पत्थर, कितने कीचड़ उसी समाज के लोगों ने, उन्हीं की गलियों के लोगों ने उनके ऊपर फेंके, लांछन लगाए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, वो काम करने के लिए आगे बढ़ी। आज देश की पहली महिला सचिव, लेकिन ऐसे कितनी होगी? ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं, लाखों करोड़ों में। आज उनके बाद दूसरी सावित्रीबाई फुले नहीं आई, उनके साथ ही बनी माता फातिमा से, लेकिन उनके बाद दूसरी ऐसी महिला नहीं। तो ऐसी क्षमताएं कम लोगों में होती है, इसलिए महिलाओं के लिए बड़ी समस्या आती है। हम महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देते हुए, उसको संरक्षण देते हुए पूरी
कोशिश करते हैं कि महिला हमसे आगे 4 कदम हमसे आगे चले। आगे मैं बढ़े। हमेशा आगे रखता हूँ। हमने अपने कार्यक्रमों में महिलाओं को हमेशा आगे रखा है, फ्रंट में रखा है। हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष भी है। इवन दैट मेरी पत्नी जो है वो महिला प्रदेश कोषाध्यक्ष है, वर्दी में रहती है। मेरी बेटी है वो महिला भी कमांडर है, बराबर वर्दी में रहती है। आप कहीं भी मेरे चैनल को उठा के मैं शिक्षा की बात कर रहा था, मैं शिक्षा पे आता हूँ। ये तो है सबका समाज। अब शिक्षा संगठन का उद्देश्य है सबसे पहले समाज को सुरक्षित करना, दूसरा उद्देश्य है संगठन को शिक्षा की ओर ले जाना। हमारे संगठन से जितने भी लोग जुड़ते हैं समता संगठन से, हम सबसे पहले उनको जागरूकता अभियान में ये करते हैं कि भाई सब लोग शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, सब अपना शिक्षा को करते रहिए, जारी रखिए। जहाँ आपको जरूरत पड़ती है संगठन की मीटिंगों में या कार्यक्रमों में आने की या किसी घटना स्थल पर जाने की, तो आपके पास समय है, जाइए, नहीं हम किसी और की ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन जो शिक्षा कर रहा है उसकी शिक्षा पे कोई अवरोध नहीं देते। साथ ही साथ इसके साथ साथ बल्कि उसको हम समर्थन देते हैं। जो भी बच्चियाँ जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मैं ये बहुत बड़ा खुलासा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूछ सकते हैं कुछ ऐसे नाम हम बताएंगे। मैं बेटियों को, बच्चियों को, महिलाओं को आर्थिक मदद भी करता हूँ उनकी किताबों के लिए, उनकी फीस के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए। तो शिक्षा पर ही हम काम करते हैं। दूसरी बात परिवार की समस्या, सम्मान की बात। तो सम्मान तो मैं ये कहता हूँ कि समता संगठन जो सम्मान देता है महिलाओं को, वो सम्मान कोई दे ही नहीं सकता। SC/ST के समाज में सम्मान की देखिए SC/ST का जो समाज में सम्मान है वो अभी एक चर्चा हुई थी, वो प्राइवेट चर्चा हुई थी, रिजर्वेशन। जब उच्च पदों पर जाने वाले लोगों का सम्मान नहीं होता SC/ST के लोगों का, तो जो निम्न वर्ग में लोग रह रहे हैं, छोटे स्तर पे जो लोग रह रहे हैं, उनका सम्मान तो वहाँ होता ही। यहाँ जागरूकता की कमी, उनका कैडर कैंप लगे, हमारे जो हम शाखाएं लगाते हैं उनमें महिला बच्चे हैं, तो यहाँ की लड़ाई है मान सम्मान और स्वाभिमान की। तो मान सम्मान स्वाभिमान को तभी आदमी समझ पाएगा जब वो कैडर कैंप करेगा, जब वो बात को सुनेगा, हमारे पास आएगा। तो एक लड़ाई है रोजी रोटी और कपड़ा मकान। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है SC/ST का, वो बेचारा रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं, जो उसे मान सम्मान नहीं मिलता है। मान सम्मान स्वाभिमान से दूर है, तो वो शिक्षित नहीं। और शिक्षा जागरूकता है, जहाँ जागरूकता नहीं वहाँ शिक्षा भी नहीं। तो हम ये कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि उनको शिक्षित करें, जागरूक करें, उनको मान सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, उनके साथ किसी भी प्रकार का मान सम्मान का हनन ना हो, ये हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि यदि SC/ST या OBC या जनरल किसी भी समाज की महिला के साथ कहीं उसके साथ अपमानजनक स्थिति हो रही है, उसका सामाजिक दोहन, सामाजिक सम्मान उसका छीना जा रहा है, तो आप है वो समता संगठन के पास आए, उसे कॉल करें, उसे अपनी सूचना भेजें, कार्यालय को भेजें, किसी के भी माध्यम से एक सूचना यदि हमें भेजते हैं तो हम 100% 100% अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और उस महिला को, उस बेटी को, उस बच्ची को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। अब ये हम करते हैं। आप शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा की वकालत करते हो, तो 100 साल पुराना संगठन, कितने विद्यालय और कितने विश्वविद्यालय आपके संगठन में या शुरू हुए? ठीक है, आपका सवाल आपके हिसाब से जायज है। सरकार ने प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला। सरकार ने एक लिमिटेड एरिया होता है 4 किलोमीटर की रेंज में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वहाँ का पॉपुलेशन कैसे कैसे जनगणना होती है, तो बच्चा 1 से 6 साल तक का कितना बच्चा है, 6 साल से 14 साल तक का कितना बच्चा है, सरकारी विद्यालय खोले गए। उसके बाद जो अपर एजुकेशन आता है, उसके बाद 15 किलोमीटर की रेंज में हायर सेकेंडरी स्कूल खोले गए, कॉलेजों की व्यवस्था की गई है। वो एक दौर जब दूर दूर तक स्कूल नहीं, वो एक समय था जहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के लिए विद्यालय नहीं। आज तो विद्यालय की कमी नहीं है और मुझे विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे विद्यालय के द्वार तक उसे पहुँचाना है। तो हम ये कोशिश करते हैं और विद्यालय के द्वार तक हम उसे पहुँचाते हैं। मैंने प्राइमरी स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का हाल देखा, आपने भी देखा कि वहाँ नामांकन नहीं कराते, बच्चे खाली पड़े रहते हैं। पेरेंट्स को जागरूक करते हैं और सबसे ज़्यादा जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है
वो गरीब का या SC का जिसके पास आर्थिक दृष्टि कमजोर है उसी का जाता है, जो थोड़ा सा विकसित हो, थोड़ा सा, जिसके घर में 10,000 रुपये महीना में यदि नौकरी आने लगी तो वो भी उसको अपने बच्चे को कल्याण स्कूल में एडमिशन करा। ऐसी धारणा समाज में आगी तो ये गलत। जब हमारे पास व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक सुविधाएं दी गई है, चाहे वो सरकारी शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल हो, उनमें गरीबी आदमी को मैंने जाके देखा, अभी उसको जाते नहीं, और गरीब भी उसमें अपनी बराबर की हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे। घर जाते हैं, जगाते हैं, उसके बच्चे को भेजते हैं, फिर भी वो वहाँ तक अपने बच्चे को लगातार उसमें मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो ये हम प्रयास करते हैं कि हम उसे शिक्षा के द्वार तक ले जाए और गाँव जाकर मैं अकेला भी और हमारी टीम भी पूरी जनता सैनिक दल के तमाम सिपाही इस कार्यक्रम को बहुत ही बखूबी करने का काम करते हैं कि शिक्षा के द्वार तक ले जाए। उसके बाद यदि उसको कापी की दिक्कत है तो कापी मिलेगी, किताबें तो फ्री ही मिलती है, 1 से 8 तक तो बिल्कुल फ्री मुफ्त नहीं मिलती है। फिर भी किताबों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने किताबों की शिक्षा पे 18% GST लगा दी है। प्राइवेट स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों बुक्स पे 18% की GST है और हिंदी में मात्र 3%। हम इसका विरोध करते हैं। इसका कहाँ का विरोध? हमने इसके ठीक है आपकी बात, हमने इसके धरने नहीं किए, लेकिन मैंने ट्वीट अकाउंट पे शिक्षा की बात को उठाया। ट्विटर अकाउंट पे मैंने ये जो आपने बात की 18% GST की, इस सत्र में भी था, पिछले सत्र में भी था, हमने इसको ट्वीट के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया। मैं अपील करता हूँ, आप 18% GST क्यों दे रहे हैं? अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो जहाँ फ्री की टेस्ट फ्री आपको किताबें मिलती है, सरकारी किताबें मिलती है, NCERT की किताबें मिलती है, उनको कोई टैक्स नहीं होता, कोई GST नहीं होती। तो गलती तो हमारी है ना, हम अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। वो लोग तो पैसा कमाने का धंधा उन्होंने बनाया है। गलती सरकार की भी है कि जो सरकारी विद्यालयों को मजबूत नहीं कर रही है बल्कि उनको कमजोर कर रही है। वो प्राइवेटाइजेशन को मजबूत करने का काम कर रही है, वो बिजनेसमैनों का व्यवसाय चल रहा है। शिक्षा का जहाँ आपने 18% की बात कही है, मैंने एक बड़े मंच पर भी बाराबंकी के मंच पे ये बात उठाई बोली थी। बाराबंकी में मैंने मंच पे बड़ी बात, हजारों की संख्या में लोग थे, हमने उनको ये बात बोली थी कि आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाइए। जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोझ आ रहा है कमर पे, जो बस्ता आ रहा है, बच्चे की भी पीठ तोड़ रहे हैं आप और अपने भी तोड़ रहे हैं। 18% GST के साथ जितनी स्कूल की पूरे साल की फीस नहीं जाती, उससे ज्यादा किताबों का बोझ उनके सर पर आता है। ये सवाल सरकार के लिए है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इतना ध्यान देना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल बिजनेस कर रहे हैं या तो उसको बंद कर दे। एक और ये तो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि एक ही सिलेबस और एक ही संस्करण वही पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन फिर भी लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकारें हैं, उन सबकी मिली भगत से जनता को लूटा जा रहा है और शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है ताकि शिक्षा केवल गिने चुने लोग ही ले सके। ये तो एक षड्यंत्र है और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। हम इस पर काम करते हैं, अपने समाज को जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जागरूक करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं रीढ़ की हड्डी तोड़वाना चाहते हैं, जो अपने सर पर बोझ ही रखना चाहते हैं। जबरदस्ती तो हम किसी को रोक नहीं सकते, केवल हम जगा सकते हैं। जागरूकता मतलब जगाना, उसको बताना। यदि वो उस मार्ग पर चले तो अच्छी बात है, नहीं चले तो कोई बात नहीं है, वो उसका अपना निर्णय है, अपना रास्ता है। लेकिन 18% GST प्राइवेट किताबों पर है, सरकारी किताबों पर नहीं है। इसलिए उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जनता से अपील है कि आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजें। जो पैसा प्राइवेट किताबों के दे रहे हैं वो प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च कर लीजिए, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा। एक और नई जानकारी आपको दे दूं, हालांकि अभी ये पास नहीं हुआ है, ऐसा सुनने में आया है कि जितने सरकारी विद्यालय जिनकी संख्या कम है, वो 50 से कम है, वो खत्म कर दिया जाएगा। आप अध्यक्ष जी ये कहते हो कि सरकारी में पढ़ाइए, प्राइवेट की बुक्स को पढ़िए। देखिए, शिक्षा पे सबका समान रहता है। हम किसी को चॉइस नहीं दे सकते कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, हाँ ये गरीब है ये अपने बच्चे को सरकारी पढ़ाए। आप ये बात करिए कि 18% GST गलत है, इसके लिए मैं लेटर हेड पे लिख के या धरना प्रदर्शन, ये बात जायज हो सकती है। ठीक है आपकी बात। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, सामाजिक स्तर हमारा जो क्षेत्र है काम करने की, जो हमारी सीमाएं हैं और जो हमारी शक्तियां हैं, उस दायरे में काम करते हैं।
जो आपने सवाल कहा है ना 18% जीएसटी, जो हमने चुन करके वहाँ सांसद भेजे हैं उन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती, उनका मुंह आप फटता नहीं, उनकी जबान कटती नहीं। जनता की जिस वोट के मत से वो जाके वहाँ उस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको ये सवाल इस जनता के लिए वहाँ खड़ा करना चाहिए, संसद को चलने नहीं देना चाहिए। जब तक 18% जीएसटी खत्म ना की जाए तब तक आप आगे संसद को बढ़ाने ही ना दे। उन लोगों को यह अधिकार दिया है हम लोगों ने, जनता ने। मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं संसद में जाकर अपनी बात बता सकूं। मैं तो समाज में एक सामाजिक मंच पे एक प्लेटफॉर्म पे बात कर सकता हूँ, मैं गाँव जाकर के लोगों को जगा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं संचालित नहीं कर सकता इस चीज को, मैं निर्देशन नहीं कर सकता इस चीज का, आदेश नहीं कर सकता हूँ। हम तो जगा रहे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है, फिर मैं चॉइस ही देता हूँ कि हमारे पास चॉइस है। सरकारी विद्यालय है, सरकारी किताबें हैं, सरकारी अध्यापक है, वो खाली पड़े हैं, हम आप बोझ नहीं दे पा रहे तो उधर पढ़ाइएगा अपने बच्चों को, पढ़ाना जरूरी है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तो सरकार का है, और सरकारी सिस्टम को, सरकार के तंत्र को मजबूत करना कोई गलत काम नहीं है। ये तो पहले एक आदेश ये भी आया था, ये पहले एक आदेश ये तो पहले आदेश ये भी आया था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, एक ऐसा भी आदेश आया था। तो लेकिन उसको लागू नहीं किया, उसको रुकवा दिया संसद में। इन्होंने रुकवा, जिनको हमने चुन के भेजा, सांसदों ने, मंत्रियों ने, उनको अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने। यदि ये कानून लागू हो जाए ना, जो हम बता रहे हैं आपको कि सरकारी विद्यालयों में ही सबके बच्चे पढ़ेंगे, प्राइवेट कन्वेंट में नहीं पढ़ेंगे, तो सरकारी स्कूलों की दशा प्राइवेट से अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब उनके बच्चे वहाँ आएंगे तो कुर्सियाँ स्टैंडर्ड मिलेगी, एसी रूम मिलेगा, बढ़िया ग्राउंड मिलेगा, फर्स्ट क्लास सुविधाएं मिलेगी, और उच्च कोटि की शिक्षा वहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है और बड़ी चीज है। एक सेकंड, 100 बातों की बात बहुत आप उठा के देख रहे हैं, संसद सैनिक दल में डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात करी है। राष्ट्रीयकरण का मतलब आप न जानते हो तो बता दूं कि 2 प्रकार के विद्यालय नहीं होने चाहिए, सरकारी और गैर सरकारी। केवल सरकारी संस्थान होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का 1924 का एक वो है। हाँ, ये 2 प्रकार के, भाई गरीब के लिए प्राइमरी सेकुलर स्कूल जिसमें 10 में से 1 मास्टर पहुंच रहा है, और फीस जरूर कम दी जा रही है, लेकिन 10 में से 1 मास्टर पहुंच रहा है, तो पढ़ाई कहाँ से? सरकार ने कराई नहीं, काम तो सारा सरकार का है। सरकार भाई सरकार को चाहिए प्राइवेट स्कूल बंद कर देना। जो धन्ना सेठ लोग हैं, बहस का विषय ही नहीं है। आप एजेंडा उठा के देख लीजिए, हमारे सप्ताह सेंटर राष्ट्रीयकरण की बात करता है, हम राष्ट्रीयकरण के पक्ष में। हम न सुनी जाए, आप ही न सुनो, आप न प्रचार करो, आप करो प्रचार। किसी सप्ताह सैनिक दल तो राष्ट्रीयकरण की मांग करता है, तो करिए आप प्रचार कीजिए। किसी का मुंह खुलता है भी है कि हम लोग सप्ताह सैनिक दल राष्ट्रीयकरण के पक्ष रहे, जमीन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष रहे। जमीन उसी की हो तो जमीन को जो तक हो गए। फालतू लोगों के हाथ में जमीन क्या करते हैं, बढ़िया उठाते हैं, कुछ करते हैं।